हेलो लवलीज, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो आज आपकी पूनम दीदी आपको क्लास 11th की मैथ्स में आपको चैप्टर 8 करवाने वाली है, जिसका नाम है सीक्वेंसेस एंड सीरीज। तो इसमें आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे और साथ में अगर आप पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको समझा दूं कि नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक्स दिए हुए हैं, प्लीज उनको जाके देखिए, उनको यूज करिए, वो आपके लिए ही है। और साथ में अगर आपको कुछ डाउट होता है प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो जब भी आप ये वीडियो देख लेते हो, सो दैट कि अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई भी छोटी बड़ी है, ये मत सोचो कि मैं इतनी सी चीज लिखूंगा, लोग सोचेंगे कि इसको इतना सब नहीं आता। भाई लोगों का काम है कहना, मेरे हिसाब से आप जस्ट भेजो, आपको जैसा है फोटो भेजो, आपको मैसेज करके लिखना है कुछ भी, ओके। इवन वीडियोस भी अगर आपको बनवानी है, फॉर एग्जांपल किसी टॉपिक पे मैंने नहीं बनाई और अगर आपको बनवानी है तो आप वो बोल सकते हो। नाउ पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन से। जो इंट्रोडक्शन है हमारा, अ सीक्वेंस इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स रिटन इन अ डेफिनेट ऑर्डर फॉलोइंग अ रूल। मतलब जब भी मैं किसी सीरीज को एक नंबर की लिस्ट की फॉर्म को एक डेफिनेट ऑर्डर में लिखती हूँ, लाइक अ रूल। अब जैसे देख सकते हो मैंने यहाँ पर एक लिस्ट लिखी हुई है 2 4 6 8 10। तो अगर आप नोटिस करोगे हर दोनों मतलब हर डिजिट के बीच में क्या है, गैप है। पर गैप कितने का है, दो दो का गैप है। इस दोनों के बीच में गैप कितने का है, 2 का। इन दोनों के बीच में भी 2 का, इनके भी बीच 2 का। मतलब सभी क्या है, इक्वल ऑर्डर में है, डेफिनेट ऑर्डर में है। वैसे ही मैंने अगर ओड नंबर लिखे हैं, ये मैंने इवन नंबर्स लिखे हैं। अगर मैंने ओड नंबर लिखे हैं तो 1 के बाद 3 लिखे हैं, तो अगर इनके बीच में 2 का डिफरेंस है फॉर एग्जाम्पल, तो उसके बाद मुझे ऐसा नंबर लिखना है जो उसके ऑर्डर पे हो। मतलब 3 के बाद मुझे 2 वाले डिफरेंस वाला लिखना है, तो 3 + 2 5। यहाँ पर मेरे पास कितने डिफरेंस का आ गया, 2। मतलब हर चीज के बीच में मेरे को एक डेफिनेट ऑर्डर एक फॉलो करना है। नाउ एक एग्जांपल लेंगे अगर हम सीक्वेंस का, तो अगर आप मानोगे कि डेली सेविंग्स जो होती है हमारी, फॉर एग्जांपल मैंने आज 5 रुपए सेव किए, कल मैंने 10 रुपए सेव किए, मैं अगली बार 15 रुपए सेव करूंगी। ऐसे करते करते मैं क्या करूँ, एक सीक्वेंस बना रही हूँ, ओके। अगली बार मैं देखूंगी पॉपुलेशन ग्रोथ। अब देखो लोग मर भी रहे हैं, लोग जी भी रहे हैं, तो इसी हिसाब से अगर मैं पॉपुलेशन की ग्रोथ बोल रही कि पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है, तो अगर आप नोटिस करोगे कि कुछ साल पहले हमारी पॉपुलेशन बहुत कम थी, इसके टाइम पे तो अब तो बिलियन ट्रिलियन में पहुंच गई है हमारी, ठीक है, जनता हमारी इंडिया की। तो वैसे ही है कि पहले तो कभी ना कभी कम थे ना, फिर ज्यादा हुए, फिर ज्यादा हुए, फिर ज्यादा हुए। मतलब एक तरह का ये जो ग्राफ है अगर मैं बनाऊं, तो ये ग्राफ सीधा बढ़ ही रहा है, ये कम नहीं हो रहा। So, ये पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, एक सीक्वेंस है जहां पर हमेशा वैल्यू जो होती है वो इंक्रीज करती रहती है। अगर बैंक डिपॉजिट इंक्रीजेस ईच मंथ, फॉर एग्जांपल मैं बैंक डिपॉजिट नहीं लेती, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि इंटरेस्ट जो लगता है, मैंने बोल दिया कि एक साल में इंटरेस्ट लगता है 10%, हालांकि नहीं लगता 10%, बहुत ज्यादा बता दिया मैंने, पर मैं एग्जांपल ले रही हूँ। अगले साल 20% लगा, उसे अगली बार 30%। तो ऐसे ऐसे करके जब वो चीज बढ़ती है एक इंक्रीज ऑर्डर में, एक ग्रोथ देती है हमें, तो वो क्या होती है, हमारी सीक्वेंस होती है। अब सीक्वेंस को हम मैथमेटिकल फॉर्म में पढ़ लेते हैं। अ सीक्वेंस इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट मींस ये ऑर्डर फॉलो करती है, ये हमेशा याद रखना। जैसे A1 A2 A3, ये हम वे है लिखने का कि हम कैसे लिखते हैं। नाउ ईच नंबर इज कॉल्ड अ टर्म। अब इसमें ये जो जितने भी सारे हैं ये टर्म्स कहलाते हैं, ठीक है। A1 टर्म होगी, AN टर्म होगी। नाउ AN इज द nth टर्म। अब मैं इसको बोलूंगी ये 1th टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये nth टर्म है। गॉट इट। नाउ इफ द नंबर ऑफ टर्म इज लिमिटेड, अब जब मेरे पास, मैं बोल दूं कि मेरे पास जो है A1 से लेके सिर्फ A3 तक है, मतलब A1 A2 A3 यही सिर्फ 3 है, तो इस केस में मेरे पास क्या है, फाइनाइट सीक्वेंस है। फाइनाइट मतलब उसको गिन सकती हूँ, मेरे पास वो फाइनाइट है। इफ इट्स कीप गोइंग, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोल दिया A1 A2 और आगे मुझे नहीं पता ये कहाँ तक जा रही है, तो वो क्या है, मुझे इनफाइनाइट, क्योंकि मुझे लास्ट का नहीं पता ना वो इनफाइनाइट कहाँ तक जा रहा है। तो उस केस में जो मेरी वैल्यू होगी वो क्या होगी, इनफाइनाइट सीक्वेंस। उस सीक्वेंस को मैं बोलूंगी इनफाइनाइट, ओके। अब हम देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स रिलेटेड टू दीज, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मेरे पास इवन नंबर्स है, इवन नंबर सभी को पता है 2 4 6 8 10 11, जो सॉरी 10 12, ओके। नाउ इवन नंबर्स हमारे 2 4 6 8 है, इस ये जा रहे हैं, मतलब जितने भी अप्रोक्सीमेटली 100। मैं ले नहीं रही हूँ ना, कोई भी इनफाइनाइट टर्म नहीं ले रही हूँ, तो ये सिर्फ मैंने स्टार्टिंग में लिखने के लिए आपको बता दी कि जो भी हमारे इवन नंबर्स होते हैं वो यही होते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला है जो AN इज इक्वल टू क्या होता है, 2N। मतलब जो AN टर्म होगी वो 2 ये होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं A2 बोल दूं तो यहाँ पर 2 × 2 इज इक्वल टू की जगह 4, A4 बोल दूं तो ये जगह 2 × 4 इज इक्वल टू 8। तो यही चीज है हम कैसे इवन नंबर्स के लिए निकालते हैं। अगर सेम केस मैं बोलूं कि हम ओड वाले केसेस के लिए कैसे निकालते हैं, तो ओड के लिए केसेस के लिए अगर आप देखोगे, ओड नंबर है मेरे 1 3 5 एंड 7, समझ आया। उसके लिए फॉर्मूला है AN इज इक्वल टू 2N - 1। मतलब जब भी आपको AN टर्म निकालनी है, मतलब N टर्म निकाल रही है, मतलब जो आपको लास्ट टर्म निकालनी है, उसके लिए फॉर्मूलाज है 2N - 1। तो जब भी आपके पास ऐसा सीक्वेंस दिया गया हो इवन और ओड के लिए, जस्ट उस फॉर्मूला की यूज करो। अगर आपको मैंने बोल दिया कि आपको 10 टर्म निकालनी है, तो आप A10 करोगे, 2 × 10 कर दिया, मेरा आ गया 20। ये चीज के लिए आ गया। अगर मैंने यहाँ पर भी 10 बोला होता तो आप 2 × 10 कितना होता, 20 - 1 कितना होता,
19। समझ आया अब कैसे करना है? वेरी इजी। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा थर्ड सीक्वेंस है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है क्योंकि ये बहुत बार आता है, मतलब एक तरह का एमसीक्यू में भी आता है और बहुत बार इसको पूछा भी जाता है अलग से। तो ये है हमारा फिबोनाची सीक्वेंस। एक बार बोलना सीख जाओ, फिबोनाची सीक्वेंस। फिबोनाची सीक्वेंस क्या होता है? जिसमें जो हमारी अगली जो टर्म्स होती हैं वो पिछली वाली टर्म्स को मिला के ऐड होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको समझ नहीं आएगा, मैं बताती हूँ। जैसे समझ लो मेरे पास 0 है, ठीक है, जैसे मेरे पास ये 0 है, तो 0 के बाद क्या आएगा? 1। मतलब 0 के साथ में कुछ भी, मतलब 0 के बाद तो 1 नहीं आएगा ना, मतलब नॉर्मल सी बात है। 0 को मैं किसके साथ ऐड करूंगी? पहले मेरे को दो वर्ड तो चाहिए ना, दो टर्म्स तो चाहिए। 0 के बाद मैंने लिख दिया 1। अब जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो इन दोनों का क्या होगी? एडिशन होगी। समझ आया? 0 और 1 लिख दिया, अब इन दोनों का एडिशन क्या है? 1। अब जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो इसका और इसका होगी, इसका नहीं, इसका और इसका। 2 हो गई, 2 + 1 3, फिर 3 एंड +2 = 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13। वैसे करते करते आपकी क्या बन गई? फिबोनाची सीक्वेंस। अगर आप इसमें नोटिस करोगे, आपका A0 जो है वो 0 है, A1 = 1 है, A2 क्या है? वो भी आपका 1 है, AN क्या हो जाएगा? AN -1। मतलब जितनी जितनी टर्म्स आपकी बढ़ती जाएंगी उससे क्या हो जाएगा? माइनस होता जाएगा, प्लस AN -2। मतलब एक कम और दो कम वाली वैल्यूज को ऐड करके आपका क्या बनेगा? फिबोनाची सीक्वेंस। बट ये वे ज्यादा इजियर है लर्न करने को, जिससे आपको क्या है बनाने में इजी रहता है। और बाई चांस अगर एमसीक्यू में आ जाता है ऑप्शन चूज करने के लिए, तो आप करेक्ट ऑप्शन चूज कर सकते हो। अब हम बढ़ते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है हमारा सीरीज। तो सीरीज जो है वो हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि सीक्वेंस और सीरीज ही आपको बहुत सारे नंबर्स दिलवाता है। अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो मोस्टली क्वेश्चंस इन्हीं से आते हैं। नाउ व्हेन द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस आर एडेड, अब देखो सीक्वेंस हमने पढ़ लिया कि मैंने बोल दिया कि 2 4 6 8 ये लिख दिया भाई कोमा लगा के। बट जब ये सीक्वेंस एक दूसरे के साथ ऐड होते हैं तो जो रिजल्ट कहलाता है वो होता है हमारा सीरीज। मतलब हमने सीक्वेंस तो लिख दिया था A1 A2 अप टू AN, बट जब हम उनको ऐड कर देते हैं मींस A1 + A2 अप टू AN, मतलब ऐड है, तो यही चीज जो बन जाती है वो सीरीज बन जाती है। A1 + A2 + A3 + AN, मतलब ये हमारी क्या है? सीरीज है। जो इसका रिजल्ट आएगा वो मेरा सीरीज का रिजल्ट है। नाउ दिस कैन बी रिटन यूजिंग सिग्मा नोटेशन। अगर मैं इतना बड़ा नहीं लिखना चाहती तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकती हूँ, जो कि है हमारी सिग्मा समीशन। मतलब सिग्मा मीन्स समेशन, दिस इज समेशन साइन। मतलब क्या है? K = 1 अप टू N। मतलब अगर मैं K को 1 पुट करूंगी तो A1 आ जाएगा, प्लस समेशन का मतलब है ऐड करना, तो साइन ऑटोमेटिकली लग जाएगा। प्लस अगर मैं K को 2 पुट करूंगी A2, ऐसे से करते करते मैं एक K को N पुट करूंगी तो AN। वैसे ही जो चीज चल रही है वही ऊपर जो लिखी है उसी को हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। अब आपके लिए एग्जांपल भी है कि सीक्वेंस जो है हमारा 2 4 6 8 है। अगर मान लो ये मेरा सीक्वेंस है, तो अगर मैं इसकी सीरीज बनाऊंगी तो वो क्या होगा? 2 + 4 + 6 + 8। मुझे कुछ नहीं करना है, जो मेरे को सीक्वेंस दिया होगा बस मैं उनको ऐड करके उसका निकाल लूंगी, रिजल्ट निकाल लूंगी। गॉट इट? बहुत ईजी है। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसको हम जीपी बोलते हैं। अब देखो कुछ बच्चे ना जीपी और जीएम में मतलब वो करेंगे, ठीक है? तो जीपी और जीएम जो है वो डिफरेंट है। गॉट इट? नाउ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है? अ सीक्वेंस इज अ जीपी इफ, अभी हम पास सिर्फ सीक्वेंस की बात हो रही है, नोट सीरीज की। नाउ ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द प्रीवियस वन बाय अ कांस्टेंट। ओके, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड द आर रेशो, कॉमन आर रेशो। सो इस केस में जो हमारा कॉमन रेशो होता है वो क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। ये मेरा सीक्वेंस है 2 4 8 16। सभी को पता लगा सीक्वेंस क्या? सीक्वेंस जो भी हमारा कॉमा में लिखा होगा वो सीक्वेंस। अगर कोई चीज ऐड हो रही है वो हमारी सीरीज है। अब मुझे क्या निकालना है? इसमें से जीपी निकालना है। जीपी मींस इसका कॉमन रेशो निकालना है। जो कॉमन रेशो है वो आर से डिनोट किया जाता है। आर क्या होता है कि जैसे मेरे पास ये सीक्वेंस दिया हुआ है तो मेरे पास जो फर्स्ट और सेकंड वैल्यू है वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मैं क्या करूंगी? सेकंड वैल्यू को फर्स्ट वाली से क्या कर दूंगी? डिवाइड। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरा कॉमन रेशो, जिसको मैं बोलती हूँ आर। समझ आया? अब इस केस में कुछ बच्चे सोचेंगे चलो 4 / 2 2 आ गया, ये ठीक है। बट इस केस में कुछ बच्चे क्या करेंगे ना, इसको 2 बना देंगे, इसको 1 बना देंगे, क्योंकि जो बड़ा है वो तो ऑब्वियसली न्यूमरेटर में आता है। कुछ बच्चों को होगा ऐसा, जो 81 को ऊपर लिख देंगे, 27 को नीचे लिख देंगे, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होगा नहीं उनको और वो गलत कर देंगे। बट हमेशा याद रखना सीक्वेंस में बड़ा छोटा नहीं होता, जो अपनी अपनी पोजीशन पे है उसको वैसे ही रखना है। ये असेंडिंग ऑर्डर में थी, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, वो डिपेंड करता है कि आपकी सीक्वेंस कैसे है। उसपे आपका हाथ नहीं है कि आपने बोल दिया भाई तो मैं यहाँ से चलाऊंगा, नहीं। इस केस में भी ये फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट ही रहेगी, चाहे वो बड़ी ही क्यों ना है मेरी सेकंड वाली से। तो यहाँ पर सेकंड जो है वो मेरी है 27 और जो मेरी फर्स्ट वन है वो 81। तो यहाँ पे मैंने ऊपर छोटी लिखी है और नीचे बड़ी लिखी है,
अगर मैं इसको डिवाइड करूंगी तो ये मेरा आएगा 1/3। so ये मेरा क्या है यार, कॉमन रेशियो, इसको बोलते हैं हम आर। गॉट इट। अब हमारी जो जनरल टर्म्स है जीपी की वो हम पढ़ लेते हैं। अपने आर तो देख रही है जो कि क्या है हमारी कॉमन रेशियो। अब हम देख लेते हैं फर्स्ट टर्म्स क्या होते हैं। फर्स्ट टर्म जो भी आपकी जो ये सीक्वेंस में जो पहली टर्म लिखी है ना, अगर इस केस में देखो तो मेरा 2 है, इस केस में जो है 81 है, और किसी भी केस में जो पहली जो वैल्यू आ रही है वो की होगी आपकी फर्स्ट टर्म। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट वन इज दैट एग्जांपल ऑफ जीपी। नाउ एग्जांपल ऑफ जीपी इज वेरी इजी। तो यहाँ पर मैंने एक सीक्वेंस लिखा हुआ है 5, 25, 125। ओके। नाउ अब मुझे निकालना है कि देन 8, 10 निकालना है मुझे। तो इस केस में अच्छा सॉरी, मैंने ना आपको फॉर्मूला नहीं बताया, सॉरी दैट्स माय मिस्टेक। तो अगर आपको ये फर्स्ट टर्म भी पता है ए, और आपको कॉमन रेशियो भी पता है, और अगर आपको बोला जीपी फाइंड आउट करना है, तो आपको क्या करना है, ए एन इज इक्वल टू ए इंटू आर रेस्ट टू पावर एन माइनस 1। एन तो आपको दिया होगा कि आपको कौन सी टर्म निकालनी है, ए आपकी फर्स्ट टर्म, आर आपकी कॉमन रेशियो, और रेस्ट टू पावर एन माइनस 1, मतलब जो ही यहाँ पर जो भी आपको एन पूछा गया होगा वही एन आपको वहां पे -1 करना है। चलो अब एग्जाम्पल कर लेते हैं। अब हमने फॉर्मूला डिस्कस कर लिया। अब इस केस में हमारे पास जो सीक्वेंस है वो है हमारा 5, 25, 125। अब हम मुझे बोला गया है कि ए 10 निकालना है। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, चलो मैं एन लिख देती हूँ, ये हमारा फॉर्मूला। अब ध्यान से देखना, मुझे बोला है ए 10 निकालने को। अगर मुझे एन यहाँ पर ऑलरेडी 10 दिया हुआ है, एन मतलब 10 है, एन इज इक्वल टू 10, तो मतलब यहाँ पर भी 10 होगा। मतलब ए जो है वो मेरा क्या है 5, फर्स्ट टर्म मेरी 5 है। मेरे जो मैं करवा रही पहले वो देखना, और किसी चीज पे ध्यान मत देना। जो सेकंड है आर, आर मींस जो है वो कॉमन रेशियो। चलो निकालते हैं। कैसे बताया था मैंने, सेकंड टर्म अपॉन 1 फर्स्ट टर्म। यहाँ पर फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म मेरी ये है, तो 25 डिवाइड बाय 5 कितना होगा मेरा 5। तो मेरे पास जो आर का है वो भी वैल्यू 5 आई, 5। नाउ ये मेरे पास एन कितना है 10, 10 माइनस 1, सो 5 इंटू 5 रेज टू पावर 9। अब आपको पता है कि ए रेज टू पावर एम, ए रेज टू पावर एन, ये फॉर्मूला सभी ने पढ़ा। अगर नहीं पढ़ा, अगर आपके दोनों बेस सेम है तो आपकी पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। तो इस केस में भी आपकी पावर्स जो है वो डिफरेंट है। यहाँ पर अगर कुछ भी नहीं है तो आप 1 मान सकते हो। ये बेस है आपका, तो इस केस में ये बन जाता है m प्लस n। तो मतलब मैंने बेस सेम कर दिया, ये बन गई 5 रेज टू पावर 10। तो मेरा रिजल्ट क्या आ गया, ये। दिस इज हाउ वी फाइंड द जीपी। समझ आया। नाउ अगर मैं यही चीज आपको बोलूं कि मुझे फाइंड आउट करनी है सम ऑफ n टर्म्स के लिए, मतलब मुझे ज्यादा टर्म्स के लिए फाइंड आउट करनी है, तो let Sn mean sum of n terms be the sum of first n terms। तो अगर r is not equal to 1, अगर r not equal to 1 है तो उस केस में हमारा फॉर्मूला होगा Sn is equal to a r raised to power n minus 1 divided by r minus 1। ये हमारा नॉर्मल फॉर्मूला है। अगर मेरा r 1 के इक्वल आ गया तो मैं कुछ नहीं करूंगी, जो मेरा सम ऑफ n टर्म्स निकालना है वो क्या होगा n इंटू ए, मतलब n को मल्टीप्लाई कर दो a से जो हमें मांगा गया है। ठीक है, एग्जाम्पल करते हैं, आपको समझ आ जाएगा। अब देखो, पहले तो बोला है मुझे एग्जांपल में कि फाइंड द सम ऑफ 4 टर्म्स ऑफ जीपी। 4 टर्म्स ऑफ जीपी मतलब पहले मेरे पास n कितना आ गया 4, यही दिमाग में आ गया, n 4 है मेरा, क्योंकि यहाँ पर भी काउंट कर लो 3, 6, 12, 24, टोटल वैल्यूज 4 है। a मेरा जो है वो फर्स्ट टर्म 3 है। r अभी बताया मैंने सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट, तो सेकंड टर्म मेरी 6 है और फर्स्ट टर्म मेरी 3 है, तो ये मेरा r कितना आ गया 2। सो 2 मेरा r है, a मेरा 3 है। अब इस केस में मैंने फॉर्मूला लगाया a r raised to power n minus 1 r minus 1। सो वैल्यू पुट कर दो 3, 2 raised to power 4 minus 1, 2 minus 1। इसको ओपन किया, 2 raised to power 4 को मल्टीप्लाई किया हमने 4 टाइम्स, तो 16 minus 1 डिवाइड बाय 1। तो इस केस में 3 इंटू 15 कितना बन गया हमारा 45। सो दिस इज हाउ आपको अगर ज्यादा टर्म्स के लिए पूछा गया हो जीपी तो आप उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। अब हमारे पास कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू जीएम। हाँ, मैं यही चीज आपको बताने वाली थी कि जीएम और जीपी में क्या अंतर है। ये आया हमारा ज्योमेट्रिक मीन। अब ज्योमेट्रिक मीन क्या है, द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स a एंड b इज g इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a और b। ज्योमेट्रिक मीन इज डिफरेंट फ्रॉम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्यों? क्योंकि इस केस में हम अंडर रूट ऑफ ए बी निकालते हैं, मतलब कि दो वैल्यूज के बीच में, कोई वैल्यू के बीच में हम क्या निकालते हैं, उनका मीन निकालते हैं, ज्योमेट्रिक मीन। अब एग्जांपल दिया हुआ है बिटवीन 2 एंड 8 जो निकालना है, मुझे जी निकालना है, मीन ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो मैंने क्या किया, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 8 कर दिया, बिकॉज ये ए है ये बी है। अंडर रूट 16 हो गया, अगर मैं अंडर रूट ऑफ 16 निकालू तो मेरा आंसर क्या है 4। ओके, नाउ अब आगे देखते हैं। इसके बाद है हमारा एक और रिलेशनशिप की, रिलेशनशिप क्या है हमारा, रिलेशनशिप बिटवीन ए एम एंड जी एम, मतलब अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बीच में हमारा रिलेशनशिप क्या है।
तो पहली बात तो ये है कि अर्थमेटिक मीन अगर सभी को पता है कि हम कैसे निकालते हैं, a प्लस बी डिवाइड बाई 2, और ज्योमेट्रिक मीन अभी हमने देखा वो है अंडर रूट ए बी। ठीक है, तो देन ऑलवेज जो अर्थमेटिक मीन है वो हमेशा एंड हमेशा इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ये हमेशा याद रखना। मीन्स आप ये भी कह सकते हो a प्लस बी बाई 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए बी। मीन्स अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। इक्वालिटी होल्ड्स ओनली इफ a इज इक्वल टू b, ये मतलब पॉसिबल तब होगा, मतलब इक्वालिटी तब होगी, फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन इक्वल टू है, बट ये इक्वल टू कब होगा, सिर्फ इक्वल टू कब होगा, तब हमारे पास a इज इक्वल टू b होगा, मतलब दोनों वैल्यूज क्या होंगी, सेम होगी, इन दैट कंडीशन ओनली। ओके, तो यही था हमारा आज का टॉपिक रिलेटेड टू सीक्वेंस एंड सीरीज। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया, बट अगर आपको स्टिल कोई डाउट है, कोई छोटा बड़ा एनीथिंग, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम आपका पूरा उसको रिजॉल्व करके देंगे। 24/7 आप कर सकते हो, और नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स है, प्लीज उनको जाके देखिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय एंड हैव अ नाइस डे।